वेलकम बैक। चलिए हम फिर से वापस आ गए और अब हम लोग आज सीखेंगे कि सेंटेंस के फॉर्मेशन, जो मैंने पिछले क्लास में बताया आपको कि हम सेंटेंस का जब फॉर्मेशन करते हैं इंग्लिश में तो हम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सेंटेंस के फॉर्मेशन का जो बेसिक रूल है, वो बेसिक रूल क्या था, वो मैंने बताया था आपको कि पहले सब्जेक्ट आता है ना। फिर मैंने बताया आपको कि उसके बाद हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को है, और उसके बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब को, और मेन वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या है कि ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हो, पहले सब्जेक्ट आया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चाहे सेंटेंस हमारा पास्ट में बनेगा, या चाहे सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बनाना है, या चाहे हमको सेंटेंस को फ्यूचर में बनाना है। ध्यान रखिएगा कि चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर में बनाना हो, तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यही होता है कि जब भी अंग्रेजी का सेंटेंस बनाएगा तो उसका अरेंजमेंट आपको ऐसे ही करना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैंने जो पिछले क्लास में एग्जांपल दिया था, मैं फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जैसे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। तो यह हमारा पास्ट का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, हमारे पास वॉज है ना। सिमिलरली अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं लिखता यहां पे कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, और इसी को अगर फ्यूचर में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बताया भी था कि आपको कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई अंतर नहीं होता है सिवाय एक चीज के, वो क्या है कि ये जितना भी देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, सिर्फ इसी में अंतर होता है। बाकी तीनों सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब अगर मान लीजिए कि इन जनरल अब आपको अगर पढ़ना होगा तो आप क्या करोगे कि आपको एक चीज तो पता चलेगा कि सेंटेंस चाहे पास्ट बना है, प्रेजेंट बना है या फ्यूचर बना है, बनाने का तरीका क्या होगा, हमारा तीनों का सेम होगा। सिर्फ एक शब्द में अंतर होता है, जो होता है कि वो ये बताता है कि सेंटेंस पास्ट में, कि प्रेजेंट में, कि फ्यूचर में। तो जिस शब्द से आपको ये पता चलता है, आपको पहले ही मैंने बताया कि इस शब्द को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज स्पीकिंग। अब ये देखो यहां पे, अब सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ यहां पे। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। तो अगर हम इसी में अगर हम यहां पे वॉज लिख देंगे तो पता चल गया कि हमारा ये पास्ट का सेंटेंस है। इसी में अगर हम यहां पे इज लिख देंगे तो पता चल गया कि हमारा ही इज स्पीकिंग, प्रेजेंट का बात हो रहा है, ही वॉज स्पीकिंग, पास्ट का बात हो रहा है। और यहीं पे अगर हम शैल बी लिख देंगे, ही के साथ विल आता है तो ही विल बी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल बी स्पीकिंग। तो सारा खुरापात का जो जड़ होता है वो आपका यही ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो जब तक आपका इस पे कमांड नहीं होगा, जब तक इस ऑक्सिलरी वर्ब पे आपका कमांड नहीं होगा, तब तक आपका इंग्लिश में एक अच्छा कमांड नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि सबसे पहले हमको यह सीखना है कि पूरी इंग्लिश में ऑक्सिलरीज वर्ब कितने होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब आपको पहले पता चला कि इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को ये पहचान देता है। इसका एक सिंपल सा काम है, सेंटेंस को पहचान देना। क्या पहचान देना? सेंटेंस को पहचान देना कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, कि सेंटेंस फ्यूचर में है ना। क्योंकि देखिए यहां पर जो ये तीनों है, अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो तीनों में से कोई अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर
अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है तीनों में, देख लीजिए आप, कोई अंतर है नहीं है ना। लेकिन अब इसी को अगर हम यहाँ लिख देते एम तो ये प्रेजेंट टेंस का हो गया, हम इसमें लिख देंगे वॉच तो ये पास्ट टेंस का हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे आई विल बी और शैल बी दोनों यूज कर सकते हो, आई शैल बी, तो ये हमारा बन गया फ्यूचर। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको शुरुआत करना है तो आपको सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब पे कमांड करना पड़ेगा, और एक बार ऑक्सिलरी पे कमांड आपका हो गया तो समझो कि आधी इंग्लिश आपका खत्म। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरीज वर्ब मतलब वर्ब को देखेंगे, और हम लोग उसके बाद मेन वर्ब को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वर्ब को, तो चलिए देखते हैं हम लोग वर्ब को, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताया, हमने बताया कि जो वर्ब होता है हमारा वो बेसिकली दो तरह का होता है ना, दो तरह का होता है। एक को हमने बोला ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोला हमने, ऑक्सिलरी वर्ब, और हम दूसरे को बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेन वर्ब, है ना। तो वर्ब हमारे पास अभी तक जो मिला हमने देखा एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या हुआ, तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है सेंटेंस को पहचान देना। पहचान देने का मतलब क्या, कि पहचान देने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को पहचान देने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस पास्ट में है, कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, कि सेंटेंस फ्यूचर में है, बस। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब का कोई काम नहीं होता है। लेकिन जो मेन वर्ब होता है वो क्या बताता है, तो जो मेन वर्ब होता है ये हम और आप जो भी काम करते हैं, ठीक है ना, हम और आप जो भी काम करते हैं, एक इंसान जो भी काम करता है हम उसको मेन वर्ब कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि काम जो होता है वो दो ढंग से हम लोग इसको यूज करते हैं। एक नॉट इन यूज, जब काम यूज में नहीं होता है ना, और एक जब ये यूज में होता है, यूज में होता है। तो देखिए जब कोई मेन वर्ब अगर यूज में नहीं रहेगा तो हम इसको हमेशा टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं टू इट, है ना। अब ऐसा क्यों लिखा रहता है, हम ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है पहले ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा कि नॉट इन यूज। तो नॉट इन यूज का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी वर्ब यूज में नहीं होगा एज ए वर्ब तो हम लोग उसको 2+V1 के फॉर्मेट में लिखते हैं। और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो इसको ग्रामेटिकली टर्म्स में हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। अब ये क्या है क्या नहीं है, इन्फिनिटिव। अब ये क्या है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये क्यों है, क्या है, कैसा है। अब देखो यही जब यूज में जाएगा, तो जब ये यूज में जाएगा तो यूज के हिसाब से इसका 4 फॉर्म बनता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी किताबों में 5 और 6 फॉर्म भी होता है, बट फिलहाल आप बस 4 फॉर्म को याद रखिए, जिसको हम बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी किताब में। तो मेन वर्ब जब यूज में आएगा तो वो अलग अलग 4 फॉर्म में रहेगा, है ना। तो पहला जो फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे देखो इट, तो ये अपना टू छोड़ दिया, अब विदाउट टू यूज हो रहा है, तो इट, टू इट हुआ जब ये यूज में नहीं रहेगा मेन वर्ब के तौर पे। लेकिन जैसे आप यूज में जाएगा तो इसका पहला फॉर्म बन गया इट, दूसरा फॉर्म होता है एट, और तीसरा फॉर्म में आप क्या करते हैं कि जो पहला फॉर्म था उसमें आप en जोड़ देते हैं, उसमें आप क्या करते हैं en जोड़ देते हैं, ईटन। और फिर जो चौथा फॉर्म होता है आप उसमें क्या करते हैं, आप ing जोड़ देते हैं, ईटिंग, ing जोड़ देते हैं। तो हम ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेन वर्ब को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे कि ये क्या है कैसे बना है, क्योंकि
ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। पहले हमको वापस आना है ऑक्सिलरी वर्ब पे। अब हमको ये समझना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका काम है सेंटेंस को पहचान देना, तो आखिर ये होता कितने तरह का है। तो देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इस ऑक्सिलरी वर्ब को पास्ट प्रेजेंट जो फ्यूचर बताता है, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को 3 ग्रुप में रखा गया। ठीक है, इस ऑक्सिलरी वर्ब को 3 ग्रुप में रखा गया। तो वो जो 3 ग्रुप हुआ ऑक्सिलरी वर्ब का, पहले को बोला गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। दूसरे को बोला गया मॉडल, दूसरा जो ग्रुप हुआ वो हो गया मॉडल, MODAL। और जो तीसरा ग्रुप हुआ है ना, इसको बोला गया सेमी मॉडल, सेमी मॉडल। तो ये 3 ग्रुप हुए। तो आपको अगर कुछ भी ऑक्सिलरी में कमांड करना है तो आपको प्रिंसिपल, मॉडल और सेमी मॉडल को सीखना है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये प्रिंसिपल, मॉडल और सेमी मॉडल क्या होता है, क्योंकि इतना तो पता है आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है सेंटेंस को पहचान देना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, बाय।